दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10 विज्ञान 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 15 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि काफी ज्यादा अंक है, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान और उचित संबंध में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम विज्ञान के कुल 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, जब वॉशिंग सोडा पर तनु HCl डाला जाता है तब उत्सर्जित गैस है। तो जब वॉशिंग सोडा अर्थात धावन सोडा में तनु HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है O2 अर्थात ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया है H2 अर्थात हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। वॉशिंग सोडा में जब HCl डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो यहां से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? CO3। तो CO3 जो HCl डालते ही CO3 टूट जाता है CO2 में। ठीक है, तो जब वॉशिंग सोडा अर्थात धावन सोडा पर तनु HCl डाला जाता है तब कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, बांध के पानी में ऊर्जा किस रूप में निहित होती है? बांध के पानी में ऊर्जा किस रूप में निहित होती है? ऑप्शन ए में हमें दिया है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बांध के पानी में ऊर्जा किस रूप में से निहित होती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्योंकि बांध में पानी क्या होता है? स्थिर रहता है, स्थिर है ना, तो स्थिर के कारण हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जिस वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यही बांध का पानी नदी में आ जाए तो उसमें वो क्या होता है? वो बहते रहता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखिए। बांध में पानी स्थिर रहता है, इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया है, अपमार्जक झाग देते हैं। अपमार्जक झाग देते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया है मृदु जल में, ऑप्शन बी कठोर जल में, ऑप्शन सी नदियों के जल में या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो अपमार्जक झाग देते हैं किसमें झाग देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अर्थात अपमार्जक झाग देते हैं मृदु जल में भी झाग देते हैं, कठोर जल में भी और नदियों के जल में भी। लेकिन साबुन किस में झाग देता है? साबुन के लिए सिर्फ ये मृदु जल होगा फ्रेंड, इसे भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपमार्जक झाग देता है वो सभी में झाग देता है, कठोर नदियों के मृदु जल में, लेकिन साबुन जो होता है वो सिर्फ मृदु जल में ही झाग देता है फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 हमें दिया है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो हमें ऑप्शन ए में दिया है 20, ऑप्शन बी में दिया है 22 और ऑप्शन सी में दिया है 23 या ऑप्शन डी दिया गया है 24। तो मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 फ्रेंड, 23 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है? तो अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है। तो धातुओं की क्या होगी? तो धातुओं की क्षारीय हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, अधातुओं की प्रकृति अम्लीय है और धातुओं की क्षारीय होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो हमें पादप हार्मोन्स पहचानना है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ही पादप हार्मोन्स है। और निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन। सातवां प्रश्न दिया है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में हमें दिया है कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन और ऑप्शन डी लेड। तो विद्युत बल्बों के तंतुओं निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन फ्रेंड। टंगस्टन का यूज किया जाता है। इसी तंतु को कहीं पर फिलामेंट कहते हैं या तंतु कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्बों के तंतु किससे बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। प्रश्न 8 हमें दिया है, परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 273 अंश, ऑप्शन बी 01 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी -273 अंश सेंटीग्रेड। तो परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -273 अंश सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहते हैं फ्रेंड। किसको?
माइनस 273 अंश सेंटीग्रेड को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 हमें दिया है, वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं कहलाते हैं। वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में हमें दिया है समरूप अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, और ऑप्शन सी दिया है समजात अंग, या ऑप्शन डी समृद्धि अंग। तो क्या कहलाते हैं वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समजात अंग कहते हैं फ्रेंड। वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं कहलाते हैं समजात अंग। प्रश्न 10 दिया है, सौर सेल बनाने में प्रयोग किए जाने वाले अर्धचालक हैं। तो सौर सेल या सौर पैनल फ्रेंड्स, तो उसमें किस अर्धचालक का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है गैलियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी बोरॉन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, सिलिकॉन अर्धचालक। ठीक है, सौर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन के अर्धचालक से। ठीक है, प्रश्न 11 दिया है, रेड लेड अर्थात सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड ऑक्साइड को सिंदूर कहते हैं फ्रेंड। तो रेड लेड अर्थात सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड ऑक्साइड फ्रेंड, Pb3O4। ठीक है, रेड लेड सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4, लेड ऑक्साइड। 12वां प्रश्न है, भाप अंगार गैस है। तो भाप अंगार गैस है, तो ऑप्शन ए में हमें दिया है CO-N2 अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन भाप अंगार गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड धन हाइड्रोजन, CO-H2 को भाप अंगार गैस कहते हैं। ठीक है, और इसे अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो नाइट्रोजन को हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन तो जलता ही नहीं है, हाइड्रोजन ही जलता है। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्टली इसे काट सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो गए कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड धन नाइट्रोजन है कि ये, तो आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन कभी भी नहीं जलता है फ्रेंड। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं जलता है, जलता कौन है? हाइड्रोजन। तो ये भाप अंगार गैस कह रहा है, तो कौन हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड धन हाइड्रोजन। ठीक है, प्रश्न 13 दिया है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए में हमें दिया है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। प्रश्न 14 में दिया है, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। तो ऊष्मा को सबसे अच्छा कौन अवशोषित करता है फ्रेंड्स? तो हमें ऑप्शन ए में दिया है सफेद सतह, ऑप्शन बी काली सतह, ऑप्शन सी नीली सतह, और ऑप्शन डी पीली सतह। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, काली सतह। काली सतह जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण के रूप में आप सोलर कुकर को ले सकते हो, है ना। सोलर कुकर के डिब्बे काले रंग के क्यों बनाए जाते हैं? इसी कारण। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है फ्रेंड। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? काली सतह। ठीक है, प्रश्न 15वां दिया है, लाल रंग प्राप्त करने के लिए पिघले कांच में किस लवण को मिलाया जाता है? तो हमें लाल रंग का कांच चाहिए फ्रेंड, तो उसमें हमें क्या मिलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या मिलाते हैं लाल रंग प्राप्त करने के लिए कांच में? क्यूप्रस ऑक्साइड। प्रश्न 16 में दिया है, एल्कोहल का अत्यधिक सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है क्योंकि यह हानि पहुंचाती है। तो एल्कोहल का अत्यधिक सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है क्योंकि यह हानि पहुंचाती है। तो ये किससे हानि पहुंचाती है? ऑप्शन ए में दिया है हमें हृदय को, ऑप्शन बी फेफड़े को, ऑप्शन सी यकृत को, या ऑप्शन डी मस्तिष्क को। तो एल्कोहल सबसे ज्यादा क्षति किसको पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत को फ्रेंड। एल्कोहल का अत्यधिक सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है क्योंकि यह हानि पहुंचाती है यकृत को, लीवर को। ठीक है, यकृत उसी को कहते हैं लीवर। तो एल्कोहल सबसे ज्यादा हानि किसे पहुंचाता है? यकृत, लीवर को। प्रश्न 17 दिया है, गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्र की खोज की थी, तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में हमें दिया मेंडल ने, ऑप्शन बी वाल्डेयर ने, ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्डेयर ने फ्रेंड। किसने की थी गुणसूत्र की खोज? वाल्डेयर ने। और मेंडल ने किसकी खोज की थी? मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसका? आनुवांशिकी का। और गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेयर ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 18 में दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में हमें दिया है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी अनंत, या ऑप्शन डी शून्य। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है फ्रेंड। तो इसका
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 19वां प्रश्न दिया है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो परिनालिका, ये इस तरीके से परिनालिका हमने बना लिया। तो इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है सभी बिंदुओं पर अलग अलग, ऑप्शन बी एक समान, ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो वो एक समान होगा फ्रेंड। हमेशा इन सभी बिंदुओं पर क्या होगा? क्षेत्र एक समान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है? एक समान होता है। प्रश्न 20 दिया है, कैल्शियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट CaSi। तो ये क्या होता है कैल्शियम सिलिकेट? ऑप्शन ए में हमें दिया है गालक, ऑप्शन बी गैंग, और ऑप्शन सी मिश्र धातु, और ऑप्शन डी धातुमल। तो कैल्शियम सिलिकेट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धातुमल। कैल्शियम सिलिकेट क्या है? कैल्शियम सिलिकेट एक धातुमल है फ्रेंड। प्रश्न 21 दिया है, रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो उस सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। तो इस प्रक्रिया का नियंत्रण कैसे होता है? ऑप्शन ए में हमें दिया है मस्तिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और ऑप्शन सी मेरुरज्जु द्वारा, या ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि द्वारा। तो रात को जब हम सोए होते हैं और मच्छर काटता है तो भी हम सोते हुए भी उस मच्छर को काटने से बचने का प्रयास करते हैं। ये किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरुरज्जु द्वारा फ्रेंड। ये मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो उसका जिम्मेदार मेरुरज्जु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 22 हमें दिया है, लार में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम है। तो लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में हमें दिया जाइलिन, ऑप्शन बी टॉयलिन, ऑप्शन सी डेक्स्ट्रीन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लार में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉयलिन। लार में क्या पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। ठीक है, लार में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम क्या है? टॉयलिन है। प्रश्न 23 हमें दिया है, ओम के नियम की गणितीय अभिव्यक्ति है। तो इनमें से कौन ओम के नियम की गणितीय अभिव्यक्ति है? और ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर IR फ्रेंड। तो यहाँ से देखो कौन सा नियम हमें लागू हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ से इस I को पक्षांतर कर देंगे तो V/I बराबर में होगा R। तो देखो ये वाला कंडीशन कौन सा दिख रहा है हमें? R बराबर V/I। तो यहाँ पे कहाँ है? हाँ, ये ऑप्शन डी है, V/I, R बराबर V/I। तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है? यदि हम किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाएं, इस दोनों सिरों पर विभवांतर लगाएं, तो इसमें प्रवाहित धारा उस विभवांतर के अनुक्रम अनुपाती होती है, यानी कि V क्रमानुपाती I। और इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसमें इस चालक तार में I को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, और V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। तो इस अनुक्रमानुपाती की जगह बराबर करके चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है R प्रतिरोध। ये इस तरीके से R, यहाँ से I को पक्षांतर कर देते हैं, R को रहने देते हैं, तो यही कंडीशन प्राप्त हो गए। तो यही ओम का नियम कहता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर R बराबर V/I राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न दिया है, सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड, ऑप्शन बी। सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? लिथियम सोडियम पोटेशियम। चूंकि लिथियम से बड़ा होता है सोडियम से बड़ा होता है पोटेशियम फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, प्रश्न 25 हमें दिया है, सूर्य के प्रकाश में हम किसके कारण गर्मी महसूस करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में हम किसके कारण गर्मी महसूस करते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है हमें अवरक्त प्रकाश, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी पराबैंगनी प्रकाश, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम किसके कारण गर्मी महसूस करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवरक्त प्रकाश फ्रेंड। अवरक्त प्रकाश के कारण ही हम सूर्य के प्रकाश में गर्मी महसूस करते हैं, और यही अवरक्त प्रकाश के कारण ही कपड़े, जो भी सूखने का चीज है वो सूखता है। किसके कारण? अवरक्त प्रकाश के ही कारण। तो अवरक्त प्रकाश से हमें गर्मी देता है, और कपड़ों को भी अवरक्त प्रकाश से सुखाता है। दृश्य प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और पराबैंगनी किरण इसे ओजोन परत रोक लेता है फ्रेंड। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो इसे हमारा ओजोन मंडल है ऊपर में, है ना, तो वो उसे पराबैंगनी प्रकाश को रोक लेता है और हम तक पहुंचने नहीं देता है। तो हम तक आता है सिर्फ दृश्य प्रकाश, जिसके कारण हम दूसरे वस्तु को देखते हैं, और एक आता है अवरक्त प्रकाश, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है, और सभी कपड़े जो भी सूखने लायक है वो सूखते हैं फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 26वां हमें दिया है, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण।
विरंजक चूर्ण ही जल को रोगाणु मुक्त करता है। ठीक है, तो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 27 हमें दिया है, पैकिंग गैस्केट बनता है। पैकिंग गैस्केट बनता है, तो पैकिंग गैस्केट किसका बनता है? ऑप्शन ए में हमें दिया है कम घनत्व वाला पॉलीथीन, ऑप्शन बी उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, या ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, या ऑप्शन डी टेफ्लॉन। तो पैकिंग गैस्केट किसका बनता है? तो पैकिंग गैस्केट टेफ्लॉन से बनता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पैकिंग गैस्केट बनता है टेफ्लॉन का। प्रश्न 28 दिया है, कांच है। कांच है, तो कांच क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में हमें दिया है द्रव, ऑप्शन बी ठोस, और या ऑप्शन सी अतिशीशित द्रव, या ऑप्शन डी पारदर्शी कार्बनिक बहुलक। तो कांच जो हमेशा देखते आ रहे हो क्या है? वो अतिशीशित द्रव है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। कांच क्या है? अतिशीशित द्रव है, यानी कि बहुत कम बहने वाला फ्रेंड। ये बहुत कम बहता है ना, चूंकि और अन्य चीज देखे हो द्रव में बहने का गुण होता है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ये अतिशीतलित द्रव है। अतिशीतलित मतलब ये बहुत कम बहने वाला, बहुत कम। जब आप इसका यूज करते हो, इसका खिड़की बनाने में यूज करते हो, तो 1-2 साल बाद आप देखेंगे कि उसका नीचे वाला भाग कुछ मोटा हो गया है, तो वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम इसमें बहने का गुण होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं अतिशीतलित द्रव। तो कांच क्या है? एक अतिशीतलित या अतिशीतित द्रव है। प्रश्न 29 दिया है, वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F में संबंध है। वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F में संबंध है, तो R और F में कैसा संबंध है? फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, यानी कि F क्या हो गया? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R के आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या R उसके आधा यानी कि 2 से भाग दे देंगे, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो F बराबर R/2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी में क्या संबंध है? F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 30वां हमें दिया है, पुष्प में नर जननांग है। पुष्प में नर जननांग है, तो पुष्प में नर जननांग क्या होता है? ऑप्शन ए में हमें दिया है जयांग, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी परागकोश, या ऑप्शन डी पुंकेसर। तो पुष्प में नर जननांग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुंकेसर। ठीक है, पुष्प में नर जननांग क्या होता है? पुंकेसर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।